नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन का गवाह बनने के लिए जो जान करके आपको आप ही के कालखंड में, आप ही के दौर में घटी हुई एक घटना का साक्षात्कार होगा। संभवतः आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कईयों बार कतर का अपडेट हमसे प्राप्त किया है। कईयों बार आपको यह जानकारी प्राप्त हुई है कि किस प्रकार से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने अपने यहां बंधक बनाया अगस्त 2022 में। और उसके बीच में कईयों बार हमने अपडेट दिया, बंधक बनाने के बाद मौत की सजा से लेकर के आज की खबर यह है कि हमारे उन 8 नौसैनिकों को जिन्हें कतर ने गिरफ्तार किया, साथ में उनको फांसी की सजा दी गई थी, वो रिहा हो चुके हैं। और रिहा होकर के उन 8 में से 7 नौसैनिक आज भारत आ भी चुके हैं। और जी हां साथियों, यह खबर जितनी जबरदस्त रोचक है, उतनी ही जबरदस्त भारतीय कूटनीति के जेम्स बॉन्ड हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, भारत की वर्तमान सरकार के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। क्योंकि जिस प्रकार से कतर के साथ भारत की कूटनीति को लेकर के आईएसआई का नाम जोड़ा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत को टेक ओवर कर गया है, पाकिस्तान ने कतर में कहकर के भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार करवाया है, यह कहते हुए कि भारतीय नौसैनिक इजराइल की मदद कर रहे थे, इजराइल के मोसाद की मदद कर रहे थे, इसे कहते हुए भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार करवाया गया था। बाय द वे, अगर आप में से कोई ये पूरी कहानी नहीं जानता है तो आज विस्तार में पूरा डिटेल से वापस से पूरी दुनिया को घुमाया जाएगा। लेकिन अपडेट के रूप में, चूंकि भारतीय नेवी के पूर्व वेटरन्स इस खबर के बाद से, अगस्त 2022 की खबर जिसमें यह सुना था कि उन्हें कतर ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर हमने इतने सारे सेशंस आपके साथ साझा किए थे, जिसमें सारी बातें कि एक बार के लिए ऐसा लगा कि क्या भारत की कूटनीति फेल हो गई है, हम अपने लोगों को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जब सुर्खी बनकर आती है कि कतर की सेना, कतर की कोर्ट के द्वारा भारत के 8 नौसैनिकों को छोड़ दिया गया है, उनमें से 7 भारत लौट आए हैं। और अपडेट है कि भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी के दिन कतर जा रहे हैं। यह चीज बहुतों को कतर देगी, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, भारत विरोधी दुनिया में जहां भी होंगे वो आज की इस खबर से अपने अंदर बड़ा ही निराशा का भाव ले आए होंगे। यह मैं आपके साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं। बाय द वे, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में और सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर जरूर बताइएगा। लेकिन क्या आपको यह तस्वीर अपने अंदर कुछ वैसी याद नहीं दिलाती? एक समय था जब भारत की तरफ से आतंकियों का पीछा करते हुए हमारे अभिनंदन पहुंच गए थे पाकिस्तान, और जब वो रिटर्न करके लौटे थे तब वो दिन बड़ा यादगार था। कहते हैं कि हमारे सैनिक जब आते हैं तो कदम से कदम जब मिलते हैं तो यूं ही हमारी बाछें खिल जाती हैं। कुछ वैसा ही नजारा जब हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिक लौट करके वापस धरती पर, हमारे भारत की धरती पर लौटे हैं, तो ये जो दर्शन है इनके, ये अपने आप में अद्भुत संयोग दे रहे हैं, ऐसा सुख दे रहे हैं, क्योंकि समस्त भारतीयों के द्वारा अपने अपने स्तर पर इनके लिए प्रे किया गया। इनके लिए भारत सरकार के साथ सोशल मीडिया पर भारतीयों ने अपने अपने अंदर जितना संभव था सबने यह समर्थन करते हुए सरकार से कहा कि इन्हें लाने के लिए आप सभी को सारे प्रयास करने चाहिए। और साथियों, आज ये आप ही लोगों की संभवतः ताकत है, आप ही लोगों के बीच में चर्चा में आई हुई यह घटना है जिसने इन नौसैनिकों को भारत लाने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया होगा। क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत में ही इन 8 नौसैनिकों में से एक नौसैनिक जो हैं, उनकी बहन ने सबसे पहले अगस्त 2022 में इस विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाकर दिया था कि हमारे नौसैनिक कतर में कार्य कर रहे थे, उन्हें वहां की सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के लिए कुछ करिए भारत सरकार। सोशल मीडिया की ही यह ताकत है कि समस्त भारतीयों ने, आप जैसे मेरे जैसे सभी लोगों ने इस विषय को हाथों हाथ लिया और लेकर के इस विषय के ऊपर सेशंस करने लगे। मैं कोई अब तक 10 सेशन इस विषय के ऊपर कर चुका हूं। जब सबसे पहले यह मुद्दा उठने लगा था मैंने तब भी इस पर सेशन किया। मैं हर चीज का आपको अपडेट देता चला गया। हमारी दुनिया बड़ी छोटी ही क्यों ना हो, अंकित इंस्पायर इंडिया के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं बड़ी कम संख्या में ही क्यों ना जुड़े हुए हो, लेकिन आप सबने बहुत सारे मिरेकल्स स्थापित किए हैं। संभवतः आपको मॉरिशस जो मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का जो मामला है वो भी ध्यान होगा। सबसे पहले यूट्यूब पर उस सेशन को करने वालों में अपन थे। जब वो मामला आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर आने लगा तो लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव इतना ट्रेंड करने लग गया, क्योंकि आप सब तरफ
इधर उधर हैं, आपकी चर्चाएं सब तरफ हैं, और चर्चाओं का असर यह रहा कि आज मालदीव्स के विषय पर भी भारत एज लिए हुए है। उसे भी हम आपके साथ कभी किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज भारत के लिए अपनी कूटनीति का जश्न मनाने का समय है। और जब बात जश्न की हो तो ये चीजें सीधी जोड़ दी जाती हैं इस बार के इलेक्शन से, क्योंकि भारत में अब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले मई 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन में दो प्रमुख फेसेस हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उनकी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और कूटनीति के चलते हुए जनता का उनके प्रति जो समर्थन इस प्रकार की कूटनीतियों से बनता है, तो एक सहज भाव बनकर आता है। और वो सहज भाव यह है कि इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला है। अब जब आप इतनी बातें सुन लेते हैं तो आपका मन कहने लगता है कि हो सकता है कि इन कूटनीतियों का लोगों के चुनाव में वोट देते समय प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही प्रभाव पर आपकी प्रिडिक्शन क्या मायने रखती है, इसे यानी कि आपकी ओपिनियन क्या मायने रखती है, इस ओपिनियन को कहीं मूल्य देने का अगर प्लेटफॉर्म निकल कर आ रहा है तो वो प्रोबो है। प्रोबो ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया है कि आपसे आपकी राय यस और नो में जानकर आपकी ओपिनियन से आपको ट्रेड कराने का। ट्रेड किस विषय पर करा सकते हैं, चाहे जिस भी विषय पर आप अपनी ओपिनियन रखते हो, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, क्रिप्टो हो, यूट्यूब हो, न्यूज हो, किसी भी चीज पर आप अपनी राय रखें। अपनी राय के अनुसार आपको लगता है कि मैंने इतना समझ लिया है दुनिया को और मेरी राय के अनुसार यह हो सकता है, तो उस अनुसार अपनी प्रिडिक्शन के अनुसार, जैसे आप शेयर पर भाव लगाते हैं कि ये रिलायंस का शेयर इसलिए अच्छे से उठेगा क्योंकि देश में रिलायंस ने इतनी सारी डील की हैं और आप रिलायंस के शेयर को खरीद करके अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी ओपिनियन किसी प्रकार से आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उससे आपको लगता है कि मैंने इतना पता कर लिया कि इस बार ऐसा हो सकता है, तो आप अपने कन्विक्शन के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ओपिनियन से ट्रेड करके आप बैलेंस को अपने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम अकाउंट से अपने प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों, आज का प्रश्न है कि क्या लगता है आपको इस पूरी घटना से इस बार का वोटर परसेंटेज बढ़ने वाला है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न रखा गया है प्रोबो पर आपके लिए कि 2024 के जनरल इलेक्शन में क्या इंडिया में इस बार हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट होगा? क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी बताती है कि 70% लोगों का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है और कुछ का मानना है कि नहीं बढ़ने वाला है। लोगों की प्रेडिक्शन के अनुसार शेयर मार्केट में रेट, सोच वाले जो सकारात्मक वाले हैं उनका 7 है और बाकियों का 3 है। आपको जो लगता है आप उसके अनुसार, अपनी ओपिनियन के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, जहां पर इनिशियल बोनस एंट्री करते ही 25 रुपीज का मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, जब सरकारें बदलनी होती हैं, सामान्यतया ऐसा देखा गया है, तब हायर वोटिंग परसेंटेज होता है। अब आप अपने हिसाब से इस सूचना का उपयोग करें और अपने अनुभवों को, अपने प्राप्त अनुभवों का उपयोग करते हुए कि क्या 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट होने वाला है, इस विषय पर आप अपनी राय रखें। क्योंकि 2019 में 67.11% वोटर टर्नआउट हुआ था। अपनी तरफ से राय रखिएगा। राय रखकर आपकी प्रेडिक्शन से क्या आपको नतीजे मिलते हैं उसे ट्रेड में करके देखिएगा। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ज्वाइनिंग बोनस 25 रुपीज का आपको ऑफर किया जा रहा है। इस पूरी घटना को अब सिलसिलेवार तरीके से जानने का प्रयास कीजिए। साथियों, बात है साल 2022 की, जब 30 अगस्त के दिन सूचना निकल के आई कि 8 भारतीयों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें एकांत कारावास में भेज दिया गया है। जगह किसी को नहीं बताई गई कि उन्हें कहां रखा गया है। कहा गया कि कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उन्हें रख लिया गया। हालांकि यह सूचना खुद कतर ने कभी भी नहीं दी। लोकल मीडिया ने, कतर के जो प्रमुख अखबार हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया कि भारतीयों को किसी ना किसी खुफिया जानकारी के लीक करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यहां पर उनकी खबर को दोहा के अंदर भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व दिग्गजों से 1 अक्टूबर के दिन मुलाकात की कि सर ऐसा हो गया है, क्या किया जाए।
3 अक्टूबर को पहली बार भारत की तरफ से काउंसलर एक्सेस, यानी भारत की कंपनी, भारत की तरफ से काउंसलर पहुंचा और जाकर के उन लोगों से मिला। देहरा ग्लोबल नाम की कंपनी थी जिसमें हमारे ये पूर्व नौसैनिक काम करते थे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो देहरा ग्लोबल नाम की जो कंपनी है जो कतर में काम करती थी, इसमें हमारे ये रिटायर्ड नौसैनिक काम किया करते थे। लगभग 20-20 साल के अनुभवी नौसैनिक थे जो कि कतर में काम कर रहे थे। देहरा कंपनी ग्लोबल जो कंपनी है ये कतर के लिए सबमरीन में सहायता दे रही थी। असल में सबमरीन जो पानी के भीतर चलने वाला लड़ाकू जहाज है, कतर इटली से एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन ले रहा था। अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबमरीन्स का मतलब पानी के भीतर छुपकर चलने वाला लड़ाकू जहाज जो पानी के भीतर डूब के चलेगा, पनडुब्बी जिसे आप कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप सोनार के माध्यम से, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी से पता लगाया जाता है कि पानी के अंदर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। कोई भी दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाने वाला व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए भारत की जलीय सीमा में चीन अपनी पनडुब्बी लेकर एंट्री करे, तो हम पहचानेंगे कहां से कि ये आएगा, यानी कि पनडुब्बी लेकर के ये लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोनार रेडिएशंस को पानी के भीतर छोड़ते हैं। सोनार रेडिएशंस की वजह से टकराकर जब रेडिएशंस लौटती हैं, रेडियो वेव्स लौटती हैं, तो उन्हें हम चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं और हमें थोड़ा भी डिफरेंस दिखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तब हम मानते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया है। ऐसी ही स्थिति में कुछ देश अपनी गुप्त पनडुब्बी बनाने के लिए पनडुब्बी के ऊपर कुछ ऐसा सामान लगाते हैं जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जहां पर वेव जाके टकराएगी तो सही, लौट कर वापस नहीं आएगी, यानी कि उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। यह अवशोषित करने की कला कुछ ही लोगों के पास है। ऐसी पनडुब्बी इटली ने बना रखी है। इटली इस पनडुब्बी की कला को या सबमरीन की कला को कतर को बेच रहा है। ऐसी खुफिया जानकारी है। इस खुफिया जानकारी के बाद इजराइल की मोसाद इस टेक्नोलॉजी को कतर से निकालना चाहती है कि कतर कैसे इस काम को कर रहा है। तो इसको जानने के लिए मोसाद ने भारतीय नौसैनिकों का साथ लिया। कहा गया कि देहरा इंटरनेशनल नाम की जो एक कंपनी, देहरा ग्लोबल नाम की जो कंपनी है, यह कतर में कतर की एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही थी और इसमें भारतीय नौसैनिक काम कर रहे थे। पता चला कि इन भारतीय नौसैनिकों ने, अब यह सरकार ने नहीं बताया है, मीडिया के माध्यम से यह बातें बाहर आई हैं। कितना सही कितना गलत यह आप जाने और हम जाने, हमें नहीं पता है, यह मार्केट की खबरें हैं। कहा गया कि ये लोग उस खबर को निकाल करके इजराइल को बेच रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। सारा खेल टेक्नोलॉजी का है। अगर आपको याद हो तो कोरोना काल में अमेरिका से भी खबर चीन चुरा कर लाया करता था, अगर आपको ध्यान हो, है ना, कि ये वैक्सीन कैसे बनेगी, क्या तरीका होगा। क्लियर है। अब क्या था कि ये जानकारी पता चल गई कतर वालों को कि भारतीय नौसैनिक सूचनाएं चोरी कर रहे हैं। जब यह जानकारी पता चल गई तो फिर सवाल बना कि कतर की खुफिया एजेंसी को यह जानकारी दी किसने। तो फिर आइडिया निकलकर आया कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने कतर की खुफिया एजेंसी को यह सूचना दी है कि यहां से आपकी सूचनाएं इजराइल भेजी जा रही हैं। इस बात का यह प्रमाण निकला कि कतर की खुफिया एजेंसीज ने भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। कारण नहीं बताया कि क्यों, क्योंकि कारण तब बताया जा सकता था जब कोई ओपन प्रोजेक्ट होता, यानी दुनिया को बताया गया प्रोजेक्ट होता कि हम क्या कर रहे हैं। अब दुनिया को जब बताया ही नहीं गया है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के केस में फिर समझदारी इसी में है कि कारण मत बताओ। कारण नहीं बताया और हमारे नौसैनिकों को गिरफ्तार करके रख लिया। अब चूंकि आप वजह नहीं बता रहे हो और हमारे नौसैनिकों को गिरफ्तार किए हुए हो, तो फिर भारतीय जो विदेश उच्चायोग है वो एक्टिवेट होता है। सर कारण बताइए, और कारण नहीं बता रहे हैं तो माफ करिए, यानी कि इनको रिहा करिए। अब रिहा करने के पीछे सारा खेला हुआ। साल आया 2023। 1 मार्च के दिन इन 8 भारतीयों में से कईयों ने जमानत याचिकाएं लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई कि नहीं, आपको रिहा भी नहीं किया जाएगा और फांसी की सजा भी नहीं कम की जाएगी। 25 मार्च के दिन कतर की अदालत ने इनके खिलाफ आरोप दायर किए। 29 मार्च को कतर के कानून का पालन करते हुए मुकदमा शुरू हुआ। 30 मई को देहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद किया और इसके पूर्व कर्मचारी जो ज्यादातर भारतीय थे वो घर लौट आए। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। 26 अक्टूबर 2023 को जैसे ही मौत की सजा सुनाई गई, भारत की सरकार ने यह खबर अपनी तरफ से रिएक्ट करी कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब भारत के 8 नेवी वेटरन्स हैंडेड टू सेंटेंस
डेथ सेंटेंस इन कतर। यह खबर जैसे ही आई, भारत की कूटनीति पर यह बहुत बड़ा प्रहार बना कि एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध लेकर चल रहे हैं और हमारे 8 नेवी के पूर्व वेटरन्स वहां जाकर के फांसी के फंदे पर लटक जा रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। चूंकि नाम में अब आईएसआई का नाम जुड़ने लगा था, तो इससे एक और बात हुई कि शह और मात के खेल में क्या आईएसआई जीत गई है कि वो भारत को हरा पाई है? कोई बात नहीं साहब, अब कहानी शुरू होती है। भारत सरकार इस खबर को आते ही एक्शन में आती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस खबर के आते ही सक्रिय हो जाते हैं कि भारत की इंटरनेशनल कूटनीति क्या कर रही है। इसी बीच में जयशंकर साहब आते हैं। 30 अक्टूबर की आप खबर देखते हैं, वो परिवारजनों से मिलते हैं। 8 नेवी के जो वेटरन्स हैं, इनके परिवारजनों से मिलते हैं जो कि डेथ पेनल्टी पा रहे लोग हैं, और उनके लिए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम अपने स्तर पर सारे प्रयास करेंगे। यानी कि जब विदेश मंत्री आकर के उनके परिवारजनों को आश्वस्त करते हैं कि आप फिक्र मत करिए कि हम अपने स्तर पर सारे प्रयास करेंगे, इसी बीच में जो हमारी नेवी के हेड हैं चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, वो भी आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे हम अपने भारतीयों को वापस लेकर आएं। इनकी यह खबर भारतीयों को दिलासा तो देती है, यानी कि एक प्रकार से अंदर यह भाव तो पैदा करती है कि भारत कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ करेगा उधर की तरफ उन्हें डेथ पेनल्टी हो रखी है, तो इससे यह धक-धक भी लग रही है कि पता नहीं वो रिहा होंगे या नहीं, कतर वाले मानेंगे या नहीं। इधर हम लोग विश्वास बांट चुके हैं, सरकार विश्वास बांट चुकी है कि हम कुछ तो करेंगे। अब इंडिया ने लॉबिंग करना शुरू किया। अब आप सोचिए इस फेज में चल क्या रहा है। कतर एक तरफ तो अफगानिस्तान अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराने वाला देश बना हुआ है, उसकी वैल्यू वैसे ही चढ़ी हुई है। दूसरा, आपको मालूम होगा हमास और इजराइल के बीच में जब संघर्ष हुआ तो उस बीच में भी कतर के अंदर ही बैठ करके मध्यस्थता हो रही है। कतर तो एकदम ढाबा बना हुआ है जहां आकर के 2 बड़े बड़े देश आकर चर्चाएं करते हैं। कतर की वैल्यू तो ऑल टाइम हाई चल रही है, लोगों के बीच में वो तो एक तरह से बिल्कुल बीच की मध्यस्थता कराने वाली जगह बना हुआ है। तो अब क्या करें? भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करना शुरू किया। लॉबिंग का मतलब होता है अपने पक्ष में लोगों को लेकर के कतर की सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि साहब हमारे लोगों को छुड़वाया जाए। 2 नवंबर की खबर आती है, निक्की एशिया में छपती है, क्योंकि अब यह खबर अंतरराष्ट्रीय हो चुकी थी कि भारत अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है। कोई बात नहीं साहब। फिर खबर आती है 24 नवंबर की। भारत की लॉबिंग कारगर रही। हमारे द्वारा कतर की कोर्ट में डेथ पेनल्टी के लिए जो अपील की गई थी, उस कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। स्वीकार किया का मतलब चलो हम सुनते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। कोर्ट ने हमारी बातें सुनी। हमारी बातें सुनने के बाद में एक और खेला हुआ, और वो क्या खेला था? खेला यह था कि 4 दिसंबर, आप क्रोनोलॉजिकली देखते चलिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, कोर्ट में अपील स्वीकार होती है। 4 दिसंबर के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी, और वो कुछ ही मिनटों की मुलाकात थी, और इसी बीच में सुर्खियां बनती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर से मिले हैं और मिलकर के उनसे डेथ पेनल्टी के बारे में चर्चाएं की होंगी। अब लोग ये तो नहीं लिख रहे क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि क्या चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बस ये कहा कि जब से फांसी हुई है तब से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए इनसे मिले हैं। 2 मिनट के लिए मिलने की बात आई। 2 मिनट की बात के बाद 21 दिसंबर का दिन आता है। 21 दिसंबर का दिन आता है और उस दिन भारत के जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं, उनके बारे में यह बात निकल कर आती है कि कतर की कोर्ट ने हमारी अपील को स्वीकार किया है और इस बीच में हमें मिलने का भी समय दिया गया है। कतर की कोर्ट पर इस मुलाकात का क्या फर्क पड़ा, या आमिर के आदेशों का क्या मुलाकात का असर पड़ा? द हिंदू की इस खबर से आप 28 दिसंबर 2023 गत वर्ष के आखिरी दिनों में छपी इस खबर से लगा सकते हैं कि कतर की कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को ड्रॉप कर दिया। यानी कि इनको फांसी की सजा तो नहीं दी जाएगी, सजा को कम्यूट कर दिया, यानी फांसी के तख्त पर तो नहीं लटकाएंगे लेकिन जेल में रहेंगे। यानी कि एक मुलाकात है और एक मुलाकात का परिणाम है कि हमारे नौसैनिक फांसी के फंदे से एकदम फ्री हो गए और वो अब जेल तक पहुंच गए, सजा को कम्यूट किया गया। यह खबर 28 दिसंबर को बाहर आती है। हम लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन इसके अंदर अभी भी दर्द यह था कि हमारे नौसैनिक वहां क्यों हैं। आपको याद होगा साथियों, पहले ऐसा एक मामला हुआ था जब इटली के 2 नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चलाई थी। भारतीय कोर्ट ने आदेश करके उन्हें जेल में डलवा दिया था। इटली ने भारत से कहकर के अपने नौसैनिकों को रिहा करवा लिया था और अपनी जेल में डालने
डालने का कहा था। तब लोगों ने भारत की काफी ज्यादा मतलब मजाक की थी कि आप लोगों ने इटली के सामने घुटने टेक दिए, अपने उनके जो गुनहगार थे उनको आपने वापस भेज दिया। लेकिन आज का सीन यह था कि हम अपनों के लिए लड़ रहे थे। भारत दुनिया के अंदर उभरती हुई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्व रखने वाली अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह पहचान देना चाह रहे थे। इस बीच में प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर तमाम प्रयास और किए होंगे, तभी जाकर यह खबर निकल कर आती है फरवरी 12 के दिन सुबह सुबह। यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों। इस बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, कोई अखबार की कटिंग नहीं, कोई सुर्खी नहीं, कानो कान किसी को पता नहीं चला कि इस बीच में पीछे से क्या हुआ, यह किसी को कुछ नहीं पता। आप सोचिएगा 28 दिसंबर की यह खबर और उसके बाद में आज की यह खबर, इसके बीच में कहीं कोई अखबारों में खबर नहीं है। सुबह खबर क्या छपती है, हमारे 8 नेवी वेटरन्स रिहा कर दिए गए हैं, उनमें से 7 भारत लौट आए हैं। यह सुर्खियां बन जाती हैं। एक जो बचा हुआ है वो अभी कतर में है, उनके जो कागज के काम है वो चल रहे हैं और उन्हें भी रिहा किया जा चुका है, बस उनका आना बाकी है। जेल से रिहाई की खबर अखबार में नहीं आई, अखबार में खबर आई इनके यहां पहुंचने की। भारत में वर्तमान समय में जिस प्रकार की चीजें देखी हैं वो बड़े ही गुप्त प्रकार से देखी हैं। फिर चाहे 370 का हटना हो, फिर चाहे इन नौसैनिकों का आना हो, चाहे भारत के द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ये इतना गुप्त तरीके से प्लान हुई है कि होने के बाद पता चलता है कि यह हुआ क्या था, पहले क्या था यह किसी को नहीं पता। इसीलिए हमने आपके सामने कई बार सेशन इस बारे में भी किए हैं, यह सरकार अपने फैसले गुप्त कैसे रखती है। आप गूगल करिएगा, हमने इस पे सेशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। सोमवार की सुबह ये भारत लौट कर आते हैं। इनकी उम्र कैद की सजा आज ही सुबह लौट करके ये आए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार 12 फरवरी को देर रात को कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। यह खबर 12 फरवरी यानी आज ही के दिन की है। रिलीज ऑफ 8 इंडियन नेशनल डिटेन इन कतर। साथियों, इस खबर का मायना आप समझ सकते हैं। भारत ने अपने देशों की अपेक्षाओं पर खतखरा उतरते हुए इस दिन को होते हुए देखा है। निश्चित ही बैकडोर में ना जाने क्या क्या हुआ होगा, क्या पता भारत ने किससे प्रेशर डलवाया, किससे अपनी बातें रखी, क्या बातें रखी ये तो दुनिया जाने, हमको तो नहीं आइडिया कि ये क्या हुआ होगा। लेकिन इतना तय है कि हम अपने नेशनल्स को वापस लाने में कामयाब हुए हैं। इनको वापस लाने में इस पूरी स्थिति का बड़ा महत्व है कि 45 दिन पहले जिनकी मौत की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट किया गया था, अब वो भारत पहुंच करके सुर्खी बनते हैं और सुर्खी बनकर के वो उनके बयान बाहर आते हैं। संभवतः आपको यह आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी जिसमें से नेवी के ये वेटरन्स खुद बोल रहे हैं कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार का, धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री का, जिनके पर्सनल इंटरवेंशन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यह संभव नहीं था। अगर उस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पर इंटरवेंशन नहीं होता तो यह कार्य संभव नहीं होता। ये हमारी मतलब इंडियन मिनिस्ट्री लगातार लगी रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये सारे हमारे वो नए सैनिक हैं जो लौट कर आए हैं। आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं और इनके द्वारा बस एक ही बात कि प्रधानमंत्री के प्रयास, भारतीय सरकार के प्रयास और आमिर के द्वारा मानी गई हमारी बात, इनकी वजह से हम भारत पर आज लौट कर आए हैं। निश्चित ही यह खबर बहुत से भारतीयों को दिल की अंतर तक की गहराई तक शांति और खुशी देगी। इस खुशी के पीछे जो असली नायक बनकर आई वो ये बहन है। कहते हैं कि बहन और भाई का प्यार इस दुनिया में हमेशा पूजनीय और सबसे श्रेष्ठ प्यारों में माना गया है। उनमें से इन बहन का, मीतू भार्गव का, अपने भाई के लिए सोशल मीडिया पर चलाया गया यह वो कैंपेन है जिसने इस घटना को साकार किया है। तो हम सभी लोग ऐसी बहनों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने भाइयों के लिए कितना जबरदस्त प्रयास किया। मीतू भार्गव हैं जिन्होंने ही सबसे पहले 25 अक्टूबर के दिन सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को टैग करके इस खबर को हाईलाइट किया था। आज इन्हीं मीतू भार्गव का
ट्वीट है, बाय अटमोस्ट सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिज हाइनेस अमीर स्टेट ऑफ कतर, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे एम्बेसडर, सभी को कि हमारे 8 वेटरन्स को रिलीज कर दिया गया है, उनमें से 7 को वापस लाया जा रहा है। अभी इनके इंतजार थोड़े बाकी हैं, क्योंकि मीतू भार्गव के जो भाई हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, इन्हीं का यही वो 8वें वेटरन हैं जो रिलीज तो हो चुके हैं, भारत नहीं आए हैं। उनकी बहन इस बात का इंतजार कर रही है। आज एक बहन के द्वारा अपने भाई के लिए जो ये किया गया प्रयास है, ये हमेशा के लिए यादगार होगा, हमेशा के लिए सराहनीय होगा। हम अपनी माताओं के साथ बैठ करके, हमारी घर के बुजुर्गों के साथ बैठ करके जब कहानियां सुनते हैं भाई बहनों के प्रेम की, तो उनमें अब ये वर्तमान समय की, आपके और मेरे समय की कहानियों में से एक है कि एक बहन ने अपने भाई के लिए हर स्तर पर संघर्ष करके इस मुद्दे को ग्लोबल मुद्दा बनाया और ग्लोबल मुद्दा बनाकर अपने भाई का सेफ रिटर्न सुनिश्चित किया। तो हम ऐसी बहन का अभिनंदन करते हैं और निश्चित ही विश्वास करते हैं कि हर बहन अपने भाई के लिए, हर भाई अपनी बहन के लिए ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाकर रखेगा। आप यहां पर मीतू भार्गव जी का ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार, एस जयशंकर जी और अमीर भी, वहां के जो कतर के अमीर हैं, आपने अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। निश्चित ही यह सराहना का पार्ट है। इसी बीच में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम अपने स्तर पर, लेकिन डिप्लोमेट्स बड़े ही शांत अंदाज में अपनी बातें रखते हैं, इन्होंने बड़े शांत अंदाज में अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर के इन्होंने जो कहा, मैंने आपको इनकी भावनाएं बता दी हैं, ठीक है ना। इसी बीच में हमारी तरफ से जो सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के हैं, इन्होंने काफी सारी खबरें लिखी भारत सरकार की तरफ से। लिखा कि भारत सरकार ने अपने आने के बाद भारतीय जो दुनिया में कहीं भी फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रमाण में चाहो तो ऑपरेशन राहत 2015 देख लो। ऑपरेशन राहत के अंदर यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन मैत्री के अंदर नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन संकट मोचन के अंदर भारतीय जो साउथ सुडान में फंसे हुए थे 2016 में, उन्हें वापस लाया गया। समुद्र सेतु के अंदर भारतीय जो कोविड-19 पेंडेमिक में फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया गया। देवी शक्ति के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा काबुल या तालिबान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको बाहर लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन अजय के तहत भारत के द्वारा इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया। इसी बीच में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा भी इस बारे में कहा गया कि भारत सरकार भारतीयों के लिए जो जहां भी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अब इस बीच में एक न्यूज और सरफेस होने लगी, और वो सरफेस हुई न्यूज क्या है कि इस बीच में भारत सरकार ने कतर से एक बड़ी गैस डील डन की है। आपको मालूम होगा भारत गल्फ कंट्री से तेल और गैस परचेज करता है। इसी गैस में नाम आया लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। कहा गया कि भारत आने वाले 2048 तक कतर से एलएनजी खरीदेगा, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कतर गैस का एक्सपोर्टर है, उसी से इसको बहुत बड़ा पैसा प्राप्त होता है। खबर निकलकर आई कि भारत की तरफ से एक कंपनी है पेट्रोनेट, उसने पेट्रोनेट के द्वारा कतर एनर्जी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये? $78 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने साइन किया है अगले 20 साल तक इनसे गैस खरीदने के लिए। उसे भी $6 बिलियन कम दाम पर भारत ने डन किया है। भारत सामान तो खरीदता ही है, और खरीदते समय कतर के साथ ऐसे समय पर की गई ये डील, लोग मान रहे हैं कि भारत ने डील का ही संभवतया लालच दिया होगा कि देख लो साहब, इतना बड़ा हम सौदा आपके साथ कर सकते हैं, इतना सामान हमें गैस का खरीदना है, आप देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और देश से गैस ले लेंगे। अगर आपको लगता है तो हमारी डील हम अपनी तरफ से 78 बिलियन की करने को तैयार हैं। हमारे नौसैनिक सुरक्षित रूप से भारत आ जाने चाहिए। सबको लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही हुआ है। अजी, पैसे वाला जब देश होता है, हम कहते हैं ना पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो बड़ी अर्थव्यवस्था होने का फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि आप पैसे की ताकत से लोगों के फैसले बदलने की हिम्मत रखते हो। संभवतः यही हुआ होगा कि भारत ने अपनी ताकत से कतर के सामने इस डील का ऑफर रखा होगा और कहा होगा कि पलट दो फैसला अगर पलट सकते हो, और वो आपके सामने है। तभी तो लोग इन दोनों ट्वीट्स को, कि एक तरफ इनका आना और भारत के द्वारा डील का
किया जाना साथ साथ रिलेट कर रहे हैं कि यह है भारत की कूटनीति। जो भी हो, लेकिन आज के दिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को भी याद करने का मन करता है, जिसमें उन्होंने लिखा था एक ट्वीट में कि इवन इफ यू आर स्टक ऑन मार्स, यदि आप मंगल पर भी फंसे हैं, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। हमारी भारतीय जो राजदूत है, दूतावास है, वो आपकी वहां भी मदद करेगा। ये निश्चित ही भारत की विदेशों में बढ़ रही ताकत और भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का जीवंत उदाहरण है, जो आज आप और हम विटनेस कर रहे हैं। तभी तो आज की तस्वीर हर जगह कई तरह से ट्वीट्स में वायरल हो रही है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग अपनी तरफ से, इधर आप पाकिस्तानी तुझे फॉरेन पॉलिसी सिखाता हूं, लोग अपने अपने तरीके से इन मीम्स को बना बना करके वाह मोदी जी आप कुछ भी कर सकते हो प्रकार से चीजें चल रही हैं। इसी बीच में आपको क्या इस बात पर लगता है कि इस बार के इलेक्शन में इस विषय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? तो अपनी राय से बताइएगा। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है प्रोवो का। अपनी राय से, अपनी ओपिनियन से आपको अगर लगता है कि हां इस घटना का इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, तो अपनी ओपिनियन से आप ट्रेड करके अपने लिए लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बोनस 25 रुपीज का है, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी हमारा एक और प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला अपना 1 वर्ष पूरा करने जा रहा है 16 फरवरी के दिन। जल्दी ही घोषणाओं का अंबार उस दिन लगने वाला है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।